दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टेट का लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसको इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि एक वो सदन जहाँ सभी लोग जो बैठकर एक अपने राज्य को चलाने के लिए के कानून जो है जो बनाए जाते हैं, या कोई जो इम्पोर्टेंट इशू है उस पर डिस्कशन होता है, क्या राज्य को लेकर क्या क्या पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं, उन सभी चीज़ों पर इसमें डिस्कशन होता है। तो अगर हम लेजिस्लेचर्स की पोजीशन की बात करें तो जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है, उसी तरीके से स्टेट में जो लेजिस्लेचर है ये बहुत ही एक सेंट्रल पोजीशन पर है, एक प्री इमिनेंट और एक सेंट्रल पोजीशन है किसका, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर इन दोनों को रखा गया है। आर्टिकल नंबर 168 से लेकर 212 तक, यानी कि पार्ट जो 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में बताता है, राज्य के विधानमंडल कि कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, गठन कैसे किया जाएगा, कितने उसमें सदस्य होंगे, कितने समय के लिए बनाए जाएंगे, कौन कौन ऑफिसर्स होगा, क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर क्या होगा, और प्रिविलेजेस क्या होंगे, जो पावर्स और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में वो है, वो राज्य के विधानमंडल के बारे में बात करता है पार्ट नंबर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर हम पावर्स की बात करें तो इसकी पावर और पार्लियामेंट की पावर जो है वो दोनों की क्या है, सेम ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे इसका गठन किया गया है, तो देर इज अ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि सभी राज्यों की अगर हम गठन की बात देखें तो सभी का जो गठन है वो एक तरह नहीं है। ज़्यादातर स्टेट्स में देखें तो मोस्ट ज़्यादातर स्टेट में यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल देखो मैं बताऊंगा आपको, तो यूनिकैमरल का मतलब है जहाँ पर केवल एक ही सदन है, वो कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन स्टेट्स में। जबकि अदर स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बाइकैमरल है। बाइकैमरल यानी कि यहाँ वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो दोनों ही है, तो इसको बाइकैमरल कहा जाता है, यानी कि यहाँ दो सदन है और जहाँ एक सदन है वो उसको यूनिकैमरल। प्रेजेंट में, यानी कि ये 2019 का डाटा है, तब कहा गया है कि 6 स्टेट्स, नहीं ये सही सही है, 2019 में 6 स्टेट्स जो है अभी प्रेजेंट में है, जिन पे क्या है, बाई कैमरल है, यानी कि दो सदन है। वो कौन कौन से, एक तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। ये 2019 में, क्योंकि जो 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो जम्मू जो कश्मीर था उसमें भी दो सदन थे। तो पहले 7 राज्य होते थे जिनमें दो सदन थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें वाई कैमरल है। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही हैं। जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको खत्म कर दिया गया था कब, 2009 में, आर्टिकल 370 जब वो हटाया गया था तब। ठीक है। अब तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट था 2010 का, हैज नॉट कम इनटू द फोर्स, यानी कि तमिलनाडु की जो सरकार है वहाँ पर भी काउंसिल को लाने के लिए जो एक्ट पास किया गया था 2010 में, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया। इसी तरीके से जिसकी वजह से तमिलनाडु में केवल एक ही सदन है। एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आंध्र प्रदेश में वाज रिवाइव्ड बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द मध्य प्रदेश, यानी कि 7वां संशोधन के द्वारा 1956 में किया गया था, जिससे मध्य प्रदेश में भी जो काउंसिल है उसको जोड़ा गया था। लेकिन अभी तक इस संबंध में प्रेसिडेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी केवल क्या है, एक ही सदन है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। नेक्स्ट 22 स्टेट्स, यानी 22 जो राज्य हैं ऐसे हैं जिनमें यूनिकैमरल सिस्टम से है। ठीक है, और 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाइकैमरल है। यहाँ पर जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं उनमें कौन कौन होता है, गवर्नर होता है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यहाँ पर केवल एक ही सदन है, वहाँ पर गवर्नर और असेंबली रहती है। लेकिन जिन स्टेट्स में बाइकैमरल सिस्टम है वहाँ पर उसमें कौन कौन होता है, स्टेट का लेजिस्लेचर्स में एक तो गवर्नर होंगे, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको दूसरे ही नाम से जाना जाता है, क्या, विधान परिषद। और ये जो विधान परिषद होता है एक अपर हाउस होता है, इसको हम दूसरा भी हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, यानी बड़ों का सदन। जबकि असेंबली जो होती है, यानी कि विधानसभा, जो कि एक लोअर हाउस होता है, और लोअर हाउस होने के नाते इसे फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड फॉर द एवोल्यूशन और द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट्स, यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें प्रोविजन दे रखा है कि कैसे जो राज्य की विधान परिषद जो है उनको बनाया जाएगा और कैसे उनको जो है वो खत्म करना है।
अब पार्लियामेंट के हिसाब से देखें तो पार्लियामेंट जो है वो अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहले से ही है, किसी भी राज्य में पहले से ही अगर कोई काउंसिल है उसको एग्जिस्ट खत्म कर सकती है, और जिन राज्यों में नहीं है वहां पर बना सकती है। लेकिन कब? जब राज्य की जो विधानसभा है इस संबंध में एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, यानी कि जिस स्टेट में विधान परिषद का गठन करना है, ठीक है, या उसको खत्म करना है, इसके संबंध में यदि वो राज्य की विधानसभा अगर कोई भी एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, तब जो है वो कौन पार्लियामेंट उसको एक्शन लेती है। अगर पास बनाने के संबंध में किया गया है तो वो बनाती है, या खत्म करने के संबंध में है तो पार्लियामेंट उस राज्य की विधान परिषद को खत्म कर देती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यदि इस संबंध में कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो उस राज्य की जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल मेंबरशिप है ना उस राज्य विधानसभा की, उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा कम से कम उसको पास किया गया हो, तभी वो ऐसी इस पर एक्शन जो है वो ले सकते हैं। और कोई भी संशोधन या कोई भी जो एक्ट पास किया गया विधानसभा के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, वो इज नॉट डीम्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्पस, यानी कि इस संशोधन के इस उद्देश्य के लिए ये नहीं माना जाएगा कि वो संविधान में उसमें संशोधन किया गया है। यानी कि आर्टिकल 368 के बिना भी ये जो संशोधन उसमें संविधान में किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इसमें दे रखा है कि जो सेकंड हाउस जो है, यानी कि जो विधान परिषद जो है, इसको इसके गठन को लेकर भी संविधान सभा में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चला था, और कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। उनका ये मानना था कि ये जो हाउस जो बनाया जा रहा है कि ये एक तो डिले करेगा किसमें, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, और दूसरी बात ये एक्सपेंसिव भी है। तीसरा उन्होंने तर्क दिया था कि ये जो हाउस है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि उस राज्य के द्वारा उस राज्य की जो जनता है उसके द्वारा इलेक्ट नहीं किए, उनके रिप्रेजेंटेशन उनके द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसका कोई एक औचित्य नहीं रहता है कि इसको बनाया जाए। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रोविजन वाज मेड फॉर द अबॉलिशन और द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इनेबल अ स्टेट टू हैव अ सेकंड चैम्बर इज नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विलिंगनेस, यानी कि ये सब जो चीज़ है ना, जो राज्य की जो विधान परिषद को बनाने का जो एक तरीके से कहते हैं जिम्मा, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया था कि उस राज्य की इच्छा है कि वो अगर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है वो काम करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ठीक है हमारी स्टेट की जो कंडीशन सही है तो वो बना सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बना सकते। वो ये सब जो है वो ऑप्शन उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया राज्य के ऊपर। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में क्या है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो कब बनाई गई थी, 1957 में, और फिर 1985 में उसको क्या कि अबॉलिश कर दिया था। ऐसे ही आंध्र प्रदेश ने अगेन 2007 में जो है उसको बना दिया था, और उसके बाद से अब तक जो है वो आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ऐसे ही तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने भी अबॉलिश कर दी थी कब, 1986 में, और पंजाब और वेस्ट बंगाल ने 1969 में अपने यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको खत्म कर दिया था। 2010 में लेजिस्लेटिव जो असेंबली तमिलनाडु की, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था, और किसके लिए कि उस राज्य की जो विधान परिषद है उसको रिवाइव किया जाए, दोबारा किया जाए, ठीक है। और सेम जो है पार्लियामेंट ने एक्ट जो है उसी साल पास कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउएवर बिफोर दिस एक्ट वाज एनफोर्स्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जब तक पार्लियामेंट ने पास किया और वो लागू किया था, अगेन तमिलनाडु ने एक पास कर दिया बिल, और वो बिल किस संबंध में था, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिशन के संबंध में जो था, तो उसको फिर नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस, यानी कि ये दो सदन जो है, दोनों सदनों का कंपोजिशन, कितने इसमें सदस्य वगैरह होंगे उसके बारे में। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो विधान परिषद की जो स्ट्रेंथ है वो उसमें कौन कौन होता है कि हमने देखा असेंबली में कि उस राज्य के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है। तो असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं वाई द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो पर्सन्स जिसकी एज 18 प्लस हो गई है उसके पास एक राइट है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना वोट दे सकता है, और इसी वोटिंग के माध्यम से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स की गई है 500, और मिनिमम स्ट्रेंथ जो फिक्स की गई कितनी, 60। इसका मतलब ये है कि 60 से लेकर 500 मेंबर तक एक राज्य की विधानसभा में हो सकते हैं। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, दूसरी बात उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है इस पर भी ये डिपेंड की, ये जो नंबर है वो डिपेंड किया गया पॉपुलेशन पे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर जो मिनिमम नंबर है वो कितना फिक्स किया गया, 30, यानी कि विधानसभा में कम से कम 30,
मेंबर होंगे। जबकि मिजोरम और नागालैंड में यही मिजोरम का मिनिमम नंबर कितना है 40 और नागालैंड 46। तो अभी हमने क्या देखा है कि सब ज़्यादातर सभी राज्यों में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। लेकिन 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। यहाँ पर जो मिनिमम नंबर फिक्स किया कितना है 30, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है कम है। और दूसरा नागालैंड और मिजोरम, मिजोरम की जो मिनिमम नंबर कितना है 40 और नागालैंड का मिजोरम मिनिमम नंबर कितना है 46। ये जो है वो फिक्स किया, ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स। गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करते हैं कितना? एक मेंबर। एक मेंबर कहाँ से? एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, जो एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का है उसको अपॉइंट करेंगे गवर्नर विधान परिषद में, विधानसभा में। नेक्स्ट है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उसके बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग, यानी कि डायरेक्ट जो इलेक्शन कराए जाते हैं विधानसभा के, प्रत्येक राज्य को किसमें डिवाइड किया गया? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अब इनका जो डिमार्केशन है, मतलब इनको जो बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है? वो इस तरीके से बांटा गया है कि यदि अगर रेशियो निकाला जाता है, रेशियो किसका? बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट इज द सेम थ्रू आउट द स्टेट। यानी कि किसी भी क्षेत्र को, अगर हम बात करें कोई भी एक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन पर कितनी सीट दी गई है, तो ये अगर हम उस पूरे राज्य का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये सेम निकल कर आता है। इस तरीके से जो सीटों को डिवाइड किया गया है, यानी कि पॉपुलेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में क्या है कि पूरे राज्य में एक यूनिफॉर्मिटी रखी गई है कि कहीं ऐसा ना हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो उस पर कम सीटें हो जाएं, या कम पॉपुलेशन है तो ज़्यादा सीटें हो जाएं। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है कि एक सेम नंबर रखा गया है। अब रीएडजस्टमेंट आफ्टर द ईच सेंसस, जैसे कि जनगणना होती है, जनगणना कब होती है? 10 साल बाद। हर 10 साल बाद जो है जनगणना होती है, तो हर 10 साल बाद के बाद एक रीएडजस्टमेंट किया जाता है। और रीएडजस्टमेंट जो किसके लेकर किया जाता है कि उस राज्य की जो सीटें हैं प्रत्येक राज्यों की उनको लेकर, और उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैसे उसको डिवाइड करना है इसको लेकर क्या है उसमें बदलाव किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा किए जाते हैं? डीलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन आयोग के द्वारा ये जो चेंजेज है वो किए जाते हैं। और इसके संबंध में पार्लियामेंट ने 1952, 62, 72 और 2002 में कुछ एक्ट जो है वो पास किए हैं। जैसे 42वां जो संशोधन था 1976 का, उसने टोटल नंबर ऑफ सीट इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ सच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी टिल द ईयर 2000 एट दिस 1971 लेवल। यानी कि 1976 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन से हर एक राज्य की जो विधान सभा है उसमें कितनी सीटें जो होंगी वो फिक्स किया गया था। साथ ही साथ टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको बांटा गया था उस राज्य को, वो भी फिक्स कर दिया था। और ये पैटर्न कब तक चलेगा? 2000 तक चलेगा। लेकिन जनगणना का अगर आधार देखें तो कितना रखा गया था? 1971। यानी कि 1971 के आधार पर हर राज्यों में जितनी भी उस समय पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से सीट फिक्स कर दी विधानसभा में, और उसकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनको भी बनाया गया था। और 2000 तक कोई भी बदलाव नहीं करना था ऐसा। फिर अगेन 2001 में जो है बदलाव किया गया था, और अब ये प्रोविजन बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया था। ठीक है, अब नीचे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बताया गया है कि कैसे जो है पॉपुलेशन का जो सेंसस था आधार उसमें चेंज किया गया है, लेकिन जो सीटें जितनी थी विधान परिषद में वो उतनी है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST, यानी SC और ST की सीट का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि उस राज्य की जो उस राज्य में कितनी जनसंख्या है SC की और कितनी है ST की, उसके आधार पर जो है वो रिजर्वेशन रखा गया है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, यानी कि जो विधान परिषद है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आर्टिकल नंबर जो है कितना 171 वो इसके बारे में बताता है। जैसे कि जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो क्या डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किसी काउंसिल की वो फिक्स की गई है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट द 40, यानी कि काउंसिल की भी मिनिमम स्ट्रेंथ रखी गई है 40, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो कितनी है 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उस राज्य की विधानसभा के
1/3 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ की रहेगी। अब 1/3 से सपोज करो हम मान लें किसी भी एक राज्य की 300 है, 300 को 1/3 कितना हुआ 100, तो 100 सीटें ही जो है वो काउंसिल में रखी जाएंगी। इसका मतलब यही है कि साइज जो है काउंसिल का डिपेंड करता है साइज ऑफ द असेंबली, यानी कि उस राज्य की असेंबली में कितनी सीटें हैं वो डिसाइड करेंगे उस काउंसिल में कितनी सीटें होंगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली भी मैनर किस हिसाब से इनको चुना जाएगा, तो ये कुछ प्रोविजंस बताए गए। जैसे 1/3 जो सदस्य हुए हैं विधान परिषद की, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सदस्य हैं वो जो लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज का मतलब है जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर निगम वगैरह, उनके द्वारा, और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है इनके द्वारा, तो इनके द्वारा कितने 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है वो उस राज्य के जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि ग्रेजुएट करे हुए पर्सन हैं जिनको 3 साल हो गई हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो है वो टीचर्स, उस राज्य के जो टीचर्स हैं जो 3 साल तक लगभग टीचिंग कर चुके हैं ना, उनके द्वारा चुने जाते हैं। चौथा है 1/3 सदस्य जो है राज्य की जो विधानसभाओं के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि उनमें से, और बचे हुए जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है। और गवर्नर भी नॉमिनेट करेगा उन पर्सन्स को जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज है, और स्पेशल नॉलेज है किसके बारे में, जैसे लिटरेचर से है, साइंस से या आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस, इन ग्राउंड से कोई पर्सन है तो उनको जो बचे हुए पर्सन को नॉमिनेट करता है गवर्नर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 5/6 सदस्य जो होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जैसे 300 ही मान लेते हैं, किसी की विधानसभा में 300 है, नहीं सॉरी 300 तो बेथा नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पर, कि यदि 120 मेंबर मान लेते, ठीक है, 120 मेंबर है किसी भी विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसका 5/6 कितना हो गया 20, यानी कि 100 मेंबर्स तो है जो ऊपर हमने 5 पॉइंट्स देखे थे उनके द्वारा चुने जाएंगे, जबकि जो 20% जो होंगे, 20% वो गवर्नर जो है वो उनको नॉमिनेट करता है, यानी कि 1/6 जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और 5/6 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाएंगे। अब ये भी सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर और वोट, यानी कि वो वोटिंग सिस्टम जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के केस में यूज़ की जाती है, वही लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उनको भी वो की जाती है यूज़। अब जो स्कीम है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जैसे बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इज टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल, मतलब इसमें बदलाव होता रहता है, कोई जरूरी नहीं ये फिक्स रहे। पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि वो इसमें कोई मॉडिफाई कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है इसे, और इसके संबंध में कोई भी लॉ जो है वो पास कर सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस। अब इन सदनों को, जो 2 सदन देखें, उनका कितने समय के लिए उनको बनाया जाता है। असेंबली की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यू चैम्बर नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसका जो समय रखा गया है कितना है 5 साल है। और 5 साल कब से है, पहली मीटिंग जो होती है इसकी आफ्टर दिस जनरल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग होती है, उससे ये ईयर काउंट की जाती है, और उससे 5 साल तक का इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। और 5 साल के बाद इसको ऑटोमेटिकली इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और या गवर्नर को पावर है कि गवर्नर कभी भी इसे डिसॉल्व कर सकते हैं, और फिर क्या है कि नए इलेक्शन होगा विधान परिषद सभा का। लेकिन जो टर्म है असेंबली का कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर, यानी कि यदि उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इस पीरियड के दौरान क्या है कि उसका जो पीरियड है वो 1 साल एक बार में बढ़ाया जा सकता है, और एक साल कर जो है कितनी भी लेंथ के लिए ये जो है वो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, यानी कि अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो उसके 6 महीने तक ही ये रह सकता है, और 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा वो इलेक्शन कराना होगा असेंबली का। अगर काउंसिल की ड्यूरेशन की बात करें तो काउंसिल जो होती है वो क्या है, कंटिन्यू चैम्बर है, ये एक परमानेंट बॉडी, इसीलिए जो डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, और ये जो मेंबर है कितने कार्यकाल होता है ना, 6, मतलब एक सदस्य जो है वो 6 साल तक इसमें सदस्य रहता है परिषद का। अगर कोई भी वैकेशन हो जाता है तो उसके लिए क्या है कि इलेक्शन वगैरह कराया जाता है, या नॉमिनेशन के माध्यम से उसको भरा जाता है। वहीं मेंबरशिप की बात करें कि मेंबरशिप कैसी सदस्यता जो ली जाती है, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहली तो वही भारत का नागरिक हो,
दूसरी इलेक्शन कमीशन के सामने उसे शपथ ली हो। तीसरा वो इलेक्शन के सामने जब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के सामने जब वो शपथ लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि वो ये कि संविधान में पूरा उन्हें विश्वास है, भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता को वो बनाए रखेंगे। तीसरा प्रोविजन यही है कि अगर विधान परिषद का अगर सदस्य बनने जा रहा है, बनने के लिए कम से कम 30 साल होनी चाहिए और विधानसभा के सदस्य के लिए 25 साल होना जरूरी है। दूसरी बात, यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कह रहा है ऐसी कंडीशंस वगैरह रखी गई हैं तो या क्वालिफिकेशन के संबंध में तो वो रखता हो, ठीक है। और इसके अलावा भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें भी कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं क्वालिफिकेशन के संबंध में। जैसे a person is to be elected to the legislative council must be an elector for an assembly constituency in the concerned state। यानी कि वो कह रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उस राज्य की जो वोटिंग लिस्ट है उसका सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा है, एक पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वो सेम वही बात है। तीसरा कि अगर कोई एससी और एसटी वर्ग का है तो वो भी जो जो रिजर्व सीट रिजर्व की गई है उस पर वो कंटेस्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कब की जाएगा, किसके द्वारा किया जाता है। अगर एक पर्सन सेल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब एक पर्सन को कब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जब ही अगर कोई भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है तब, या कोई भी अनसाउंड माइंड है, कोर्ट के द्वारा उसको डिक्लेयर किया गया है, या कोई भी इंसॉल्वेंट है। तीसरा, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने एकदम से जो है किसी दूसरे राज्य की जो सदस्यता है, नागरिकता, वो एडॉप्ट कर ली है तब। तीसरा है, इफ ही सो डिस्क्वालीफाइड अंडर बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया तब। इन सभी केसेस में किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ और भी कंडीशंस बताई गई हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताई गई हैं। जैसे कि यदि वो गिल्टी नहीं पाया गया हो, सही है, ऑफ द सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस, यानी कि चुनाव में धांधली का या करप्शन के आधार पर उसको दोषी नहीं ठहरा गया हो। दूसरा है, 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए उसे कन्विक्ट अपराधी नहीं साबित किया गया हो किसी भी अपराध में। तीसरा है, अब जो इलेक्शन के खर्चे अगर कोई भी व्यक्ति उसको फेल हो जाता है उसे भरने में, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं हो। गवर्नमेंट आधारित या गवर्नमेंट की जिन कॉरपोरेशंस में यदि कोई साझेदारी है उसकी डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट वगैरह तरीके से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो यही कुछ कंडीशंस और बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डिस्क्वालिफिकेशन ऑन दी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि दल बदलू के आधार पर भी उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि यदि कोई भी मेंबर किसी भी सदन का हो, अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किसके ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के आधार पर, तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। और इसके बारे में प्रोविजन किसमें बताया गया है, 10th शेड्यूल में। नाउ द क्वेश्चन ये उठता है कि यदि डिफेक्शन के ग्राउंड पर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन करेगा। अगर वो पर्सन काउंसिल से है तो चेयरमैन करेंगे, और असेंबली से है तो कौन इस करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के द्वारा ये डिसीजन जब लिया गया, किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया गया है डिफेक्शन के ग्राउंड पर, ठीक है, तो ये जो डिसीजन होगा वो किसका पार्ट होगा, जुडिशियल रिव्यू का। यानी कि जो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, वो इस चीज़ की न्यायिक समीक्षा करेंगे कि जो चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है, ठीक है, कि वो सही है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि एक अपनी पार्टी के चक्कर से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हो। ओथ की बात करें तो ओथ कौन दिलवाता है, दोनों सदनों के लिए गवर्नर जो है उनको ओथ दिलवाते हैं। ओथ अभी हमने देखा है वो सेम ही है कि वो क्या लेते हैं कि भाई संविधान में उनको विश्वास है, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे, और अपना काज का जो काम है ऑफिस का वो पूरी तरीके विश्वास से वो उसको करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन बिना ओथ लिए अगर उस सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है या बैठता है, तब उस पर क्या 500 रुपये पर डे के हिसाब से उस पर पेनल्टी पड़ती है, ठीक है। ये ओथ के संबंध में कुछ प्रोविजंस हैं। नाउ हम बात करते हैं वैकेशन ऑफ द सीट्स, यानी कि सीट जो है वो कब कब खाली हो जाती है। तो पहला जो केस है वो है डबल मेंबरशिप के केस में, यानी कि कोई भी पर्सन जो है दोनों सदनों का सदस्य अगर बन जाता है, ठीक है, तब ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, क्योंकि एक बार में आप एक ही सदन का हिस्सा बन सकते हो। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि यदि कोई भी मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, अभी पीछे जो हमने देखी थी डिस्क्वालिफिकेशन, उनके आधार पर भी जो है उसे हटा दिया जाता है। तीसरा रेजिग्नेशन, या वो खुद रिजाइन कर दे,
या जो मेंबर जो है वो रिजाइन कर दे अपनी सीट से, और सीट से जो रेजिग्नेशन लेटर कैसे देगा, काउंसिल के संबंध में तो चेयरमैन को देगा, और असेंबली के संबंध में जो है वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर वो देता है। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस। यदि कोई भी मेंबर अगर सदन चल रहा है, ठीक है, और बिना बताए 60 डेज यानी कि 60 दिन तक लगातार वो अगर एब्सेंट रहता है, तब ये माना जाएगा कि उसकी जो सदस्यता है उसकी रद्द कर दी गई है, उसको उस सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये एब्सेंस के केस में है। और कुछ भी अन्य केस और हैं, जैसे उसके इलेक्शन जो है वो वोट घोषित कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, या उसे सदन से निकाल दिया हो, या वो पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस पर चुना गया हो, या वो किसी भी दूसरे राज्य का उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया गया हो, तो इन कारण से भी क्या है कि एक सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि वैकेशन ऑफ द सीट्स, शपथ कौन दिलवाता है, कैसे उसको डिस्क्वालीफाई करना है, सदस्य बनने के लिए राज्य के विधानमंडल क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम क्या कवर करेंगे, उसमें कवर करेंगे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, यानी कि सदन के जो कार्यवाहक अधिकारी होते हैं, उनके बारे में, ऑफ द लेजिस्लेचर, इसके बारे में कैसे इनको चुना जाता है, और कैसे एक सदन को डिस्क्वालीफाई, सेशन जो होते हैं सत्र वगैरह, उन सभी को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।